नमस्कार। मेरा नाम वीणा पानी दुबे है और मैं सीएमडी कॉलेज में वनस्पति शास्त्र विषय पढ़ाती हूँ। और मैं आज आपको जो 4th सेमेस्टर में एमएससी के बॉटनी के 4th सेमेस्टर में जो आखिरी यूनिट है उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है और वो लेक्चर मैंने आपको पहले बता दिया है, समझा दिया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, जो दो मेजर हमारे बचे थे, मोड और मीडियन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको जब इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल टेंडेंसी को, तो मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेजर्स हैं। तो उनमें जो एवरेज ऑफ पोजीशंस होते हैं, एवरेज ऑफ पोजीशन, उसमें ये मीडियन और मोड दोनों आते हैं। तो ये जो है ये एवरेज बताता है किसी भी पोजीशन का, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जब ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया जाता है तो उनकी क्या पोजीशन होती है वो इन दो माध्यमों से बताया जाता है, जिनमें से पहला है मीडियन और दूसरा है मोड। मीडियन जो है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यू कैन से द आइटम्स, इज ऑन आइदर साइड ऑफ इट when arranged in an ascending or descending order of magnitude. In other words, the value of middlemost observation when the data is arranged in ascending or descending order of magnitude is called as the median of that data. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जर्वेशंस को या नंबर ऑफ आइटम्स को, सीरीज को, जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे तो उस जमाने के बाद जो मिडिल वैल्यू आती है, जो मध्य की ऑब्जर्वेशन आती है, उसकी जो वैल्यू है वो उसका मीडियन कहलाती है, या वो मीडियन के रूप में दर्शाया। अब देखिए मीडियन को हम अनग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालते हैं। तो अनग्रुप डाटा के लिए बहुत सिंपल है कि डाटा इज अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मान लीजिए कि n हमने एक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया, तो व्हेन द n नंबर इज ऑड देन मीडियन इज द वैल्यू ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, एंड इफ n इज इवन देन द एवरेज ऑफ n by 2th एंड n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये जो है इसका एवरेज जो है वो इवन सीरीज का मीडियन निकालता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए विषम संख्या वाली सीरीज है, तो उसमें n by प्लस का हाफ जो वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कहलाएगी मीडियन, और इवन में जैसा मैंने आपको बताया वो। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन हम कैसे निकालते हैं? ग्रुप डाटा के लिए फर्स्ट वी अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, then we prepare a cumulative frequency table. Then if the total frequency n is odd, then the size of n plus 1 by 2th item is the median. And when n is even, the average of n by 2th and n plus 1 upon 2th item are the median respectively. अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो इफ वी हैव 5 ऑब्जर्वेशंस ऑन टोटल बायोमास, जो कि ग्राम्स पर प्लांट के रूप में लिया है, मान लीजिए वो आता है 5, 6, 7, 8, 9। तो अब यहाँ पे देखिए सीरीज कैसी है। ये सीरीज जो है या ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑड है ना। तो इसमें मीडियन क्या हुआ? अगर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 2 आइटम ऊपर आएंगे, 2 आइटम नीचे आएंगे, तो मिडिल आइटम कौन सा होगा? 7। तो मीडियन विल बी 7। एंड इफ वी हैव 6 ऑब्जर्वेशन ऑन अबव पैरामीटर, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन आप और बढ़ा दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लिया, तो अब इसमें मीडियन क्या होगा? इसमें मीडियन होगा जो हाफ वे मिड पॉइंट बिटवीन दी 2 सेंट्रल आइटम्स आता है। तो हाफ वे इसमें कौन सा आएगा? मीडियन विल बी दी 7.5। इसको आप निकाल लीजिए, उतना ही आएगा। From the above examples, it may be concluded
the median is equal to n plus 1 by 2th item when the total number is odd, and the median is equal to n by 2th plus n plus half upon 2 when the total number of item is even. तो इवन सीरीज के लिए जो है वो दूसरा फार्मूला जो स्लाइड में लिखा वो लगेगा, और ऑड नंबर की सीरीज के लिए सिंपल सा ऊपर वाला फार्मूला है। चलिए अब एक ग्रुप डाटा के लिए हम निकाल के देखते हैं मीडियन। तो ये एक टेबल है जिसमें लेंथ ऑफ लीव्स हैं। तो ये जो डाटा है, इस डाटा में पहला कॉलम जो है लेंथ बता रहा है लीव्स की, जो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में है। दूसरे डाटा में फ्रीक्वेंसी है उसकी, मतलब वो कितनी बार आई हैं, और तीसरे डाटा में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, माने उन फ्रीक्वेंसी को पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से ऐसे जोड़ा गया है और लास्ट में उसका जोड़ा आया है, उसको बोला जाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो फार्मूला था उस हिसाब से हम लगाएंगे, तो ये पूरी सीरीज जो है इसके हिसाब से फार्मूला लगेगा वैल्यू ऑफ n by 2th item when n is total frequency. So the total frequency comes to 457 frequency आ रही है, तो 457 by 2 is equal to 228.5th item. Since 228.5th item is included in the cumulative frequency of the 9th group. आप देखिए ये किस cumulative frequency वाले ग्रुप के सामने आ रहा है, 9th ग्रुप के सामने. So the corresponding value would be the median. इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल 1 में जो मीडियन साइज ऑफ द लीव्स है वो कितनी आएगी, 8.5, क्योंकि वो किस ग्रुप के सामने लाई हो रहा है, वो 9th ग्रुप है, तो 9th ग्रुप में यही वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हमको मीडियन, दिस इज ए टेबल फॉर मीडियन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन बाय द क्लास इंटरवल टेबल। क्लास इंटरवल्स मतलब ग्रुप डाटा जब क्लास इंटरवल्स में हो, मैंने जैसे हमने आपको मीन में भी बताया था कि जब डाटा बहुत ज्यादा हो तो हम उसको कंपेयर करने के लिए ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्लास इंटरवल्स में बना लेते हैं। तो जो हमारी टेबल थी 100 व्हीट प्लांट्स की, हम उसी को लेके चल रहे हैं जो हमने मीन में बनाई थी, उसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना लिया था। उसी टेबल से अब हम मीडियन निकालते हैं। तो उसके अनुसार देखिए हमने क्लासेस जो बनाए थे, तो 8 क्लासेस बने थे, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम में लिखी हुई है, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसको निकालने के लिए हमको चाहिए होगी वो थर्ड कॉलम में लिखी हुई है। अब देखिए इससे कैसे कर, तो क्लास इंटरवल्स के लिए अब फार्मूला क्या है, द फार्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 multiplied by M minus C, where L1 is the lower limit of the class in which median lies, L2 is the upper limit of the class in which median lies, and F1 is the frequency of the class in which median lies, M is the middle item, and C is the cumulative frequency of the group preceding the median group. Middle term का मतलब क्या हुआ, तो middle term 100 upon 250th आइटम जो अपना केस है उसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 100 थी, और ये जो है बटे करके निकाला है, तो हैंड्स मीडियन विल लाई इन दी 5th क्लास। ये हमको समझ में आ गया कि जो है मीडियन आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको सब वही फार्मूला में रखने के बाद, तो मीडियन विल बी दी 70 प्लस 79.9 माइनस 70.0 अपॉन 33। ये सब उसी फार्मूला में लगाया है जो ऊपर लिखा हुआ था, है ना, तो उसको आप रेफर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 43। नाउ दिस कम्स टू, ये सॉल्यूशन सब करके दिया हुआ है कि ऐसा आएगा। उसके बाद 70 प्लस 0.03 multiplied by 7 आता है, and that actually comes to 70 plus 2.1, and the total value of the median comes to the 72.1। इन सब बातों को देख के और सारी ऊपर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको देख के जो डेफिनेशन ऑफ द मीडियन है, that can be recast as the median is that value which divides a series so that one half or more of the items are equal to
or less than it, and 1/2 or more of the items are equal to or greater than it. तो ये जो है by definition. Now we come to the merits and demerits of median. मीडियन के भी जिस प्रकार मीन के गुण दोष थे, इसके भी गुण दोष हैं. तो मेरिट्स क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल आइटम इफ फाउंड डायरेक्टली. अगर इसको डायरेक्टली हम निकालें तो ये एक्चुअल आइटम बता देता है. नाउ दिस एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, है ना. जो हमने बोला था कि मीन जो है वह एक्सट्रीम आइटम से जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, प्रभावित हो जाता है. फ्लक्चुएट करना तो नहीं कहेंगे, प्रभावित होने लगता है. तो मीडियन में ये बात नहीं है. इसमें जो है एक्सट्रीम आइटम्स की जो पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है. ठीक है. फिर द वैल्यूज ऑफ ओनली द मिडिल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोन. हमको जो है बाकी से मतलब नहीं, अगर हमको मिडिल आइटम की वैल्यू पता चल गई तो उससे ही हमारा मीडियन निकल आएगा. देन इट कैन बी डिटरमाइंड इवन फॉर द डाटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. तो जो क्वांटिटेटिव डाटा नहीं होने पर भी हम मीडियन निकाल सकते हैं. It is very easy to calculate and it is most suitable for expressing qualitative data such as color, health, intelligence, इत्यादि वगैरह वगैरह etc. तो ये जो क्वालिटेटिव डाटा है, ये भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो क्वालिटेटिव डाटा हैं उनके लिए भी हम मीडियन को निकाल सकते हैं. ये डिमेरिट्स हैं. डिमेरिट्स क्या है कि अगर मान लीजिए इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमको रिप्रेजेंटेटिव कैसे मिलेगा बीज का, आप सोचिए ना. तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई डाटा है और मान लीजिए हम किसी प्लांट का शूट वेट निकाल रहे हैं और वो आया मान लीजिए ग्राम्स में 1, 6, 9, 12, 5, फिर 30 आ गया, 34 आ गया, 78 आएगा, 87 आ गया, 99 और 110. अब ये जो डाटा आ गए, इसके लिए अगर हम इस सीरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाएंगे तो 6th आइटम जो है वो आ जाएगा इसका मीडियन. अब आप देखिए 6th आइटम की वैल्यू यहाँ पे क्या है. तो ये कोई प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या मीडियन सूट वेट को? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि डाटा जो है बहुत इरेगुलर है. कहीं पे डाटा 1 आ रहा है, कहीं पे डाटा 100 आ रहा है, कहीं पे डाटा 30 आ रहा है, कहीं 78 आ रहा है. तो अगर हम 6th आइटम को इसमें लेंगे तो आप गिन लीजिए 6th आइटम कौन सा आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 जो बीच वाला है. तो आप देखिए जब इतनी वेरी कर रही है शूट वेट, तो क्या ये 30th आइटम या 30 जो वैल्यू आ रही है 6th आइटम के सामने, ये क्या उचित है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये. तो ये इसकी सबसे बड़ी एक खामी है या दोष है कि इसमें अगर रेगुलर सी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज हो, जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में होता है कि डेटा बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो तब हम इसको एक ऑथेंटिक पैरामीटर नहीं मान सकते अपने रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली इंटरप्रेट करने का. ठीक है. फिर अगर आइटम्स को हमको ग्रुप करना है तो इसमें बहुत प्रिसाइजली हम इसको लोकेट नहीं कर सकते. ये जब आप करेंगे एक आध एक्सरसाइज करके आप देखिए, ज्यादा डाटा लीजिए और उसको फिर ग्रुप करिए, तो देखिए आपको एक सही प्रिसीजन से आप मीडियन को लोकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. देन डाटा को, अगर ह्यूज डाटा आपके पास है, अगर डाटा बहुत उसका नंबर बहुत ज्यादा है, लार्ज है, तो उसको फिर आप माने बढ़ते क्रम में जमाएं, घटते क्रम में जमाएं, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इट इज वेरी लेबोरियस टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इफ द डाटा इज वेरी लार्ज. ठीक है. फिर जो एग्रीगेट वैल्यू है आइटम्स की, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड व्हेन द मीडियन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स आर नोन. ठीक है. ये भी नहीं निकाला जा सकता, सीधी सी बात है. फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल मैथमेटिकली because it is not very useful for further analysis. ठीक है. तो मैथमेटिकली भी इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मीन बहुत आसान है. ठीक है. चलिए अब हम सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी के लोकेशन वाले प्रकार पे आते हैं, टाइप पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोड.
मोड क्या है? इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। वो वाले वेरिएबल की, माने उस डाटा की वैल्यू जहां पर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो मोड कहलाता है। So it means that the mode of the distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. है ना? क्लास में मैं बताती हूँ, when the data is, जिस पोजीशन पे डाटा इज मोस्ट हेविली कंसंट्रेटेड, जहाँ पे उसकी सघनता बहुत ज्यादा है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा हेविली कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा संकेंद्रित है, वही उसका मोड होगा। और वो सेंट्रलाइज है। देखिए, इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी का ये एक प्रकार कहलाया। ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज एंड दिस इज वाई दैट द अकरेंस ऑफ वन और टू एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यूज हैज नो इफेक्ट अपॉन द मोड। इसमें भी एक्सट्रीमिटीज का जो है असर नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, बहुत कम वैल्यू होगी, तो दोनों का असर नहीं पड़ता। Therefore, the mode cannot be readily located if a series of data is unclassified. इसके साथ भी वही बात है कि अगर unclassified डाटा है तो हमको मोड निकालने में दिक्कत जाती है, निकाला ही नहीं जा सकता। It cannot be readily located, क्योंकि जब अनक्लासिफाइड सीरीज है तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे कि भाई कहाँ है? उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बनेगा ही नहीं। अनक्लासिफाइड डाटा है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं सकते हम। ठीक है। तो ये वाली थोड़ी सी दिक्कत है मोड के साथ। नाउ इफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज और द ऑब्जर्वेशंस इज, एक उदाहरण है ये कि 21, 35, 42, 49, 63, 70, 77, ये अगर एक ऑब्जर्वेशन है तो आप बोलेंगे बताइए इसमें मोड क्या है? तो मैं बोलूंगी देयर इज नो मोड, इसमें कोई मोड नहीं है। ठीक है, अनक्लासिफाइड डाटा। फिर उसके बाद इन अनदर सीरीज इफ वी टेक 35, 42, 49, 49, 49, 56, 70, तो इसमें आप देखिए, इसमें अगर आपसे कोई पूछे या मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी यस इट हैज वन मोड। कौन सा मोड है? डाटा हैविली कंसंट्रेट कहाँ कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा है? 49 पे। तो 49 विल बी दी मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज और ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। अब जब इस सीरीज में ये 49 की आवृत्ति है, ये दोहराया जा रहा है डाटा, तो ये मोड कहलाएगा। और ऐसी सीरीज में जिसमें एक ही मोड है वो कहलाती है यूनिमोडल। क्या कहलाती है? यूनिमोडल। अब दूसरी सीरीज एक ले लेते हैं। मान लीजिए इन अनदर सीरीज द ऑब्जर्वेशंस आर लाइक दिस 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16। नाउ इन दिस सीरीज देयर आर टू मोड्स। कौन कौन से हैं? देखिए, लोकेशन के हिसाब से डाटा हैविली कंसंट्रेट कहाँ कर रहा है? एक कर रहा है 12 पे और एक कर रहा है 14 पे। तो दिस सीरीज इज हैविंग टू मोड्स, वन इज द 12 एंड द अदर इज द 14, हेंस द सीरीज इज कॉल्ड बाइमोडल। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? ये बाइमोडल है। नाउ let us take that example which we are taking from the very beginning, the example of height of the rice plants, 100 rice plants। ये वो टेबल है जिसमें वो लिखा है और इस डाटा को हम ग्रुप करके मोड निकालेंगे। ठीक है। अब इस डाटा को जब हमने ग्रुप किया तो 100 प्लांट को हमने कैसे ग्रुप किया था? तो टेबल 4 वही बता रही है। हमने 8 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप था 30 से 39.9, फिर 40 से 49.9 और लास्ट में क्या था 100 से 110, और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी अगले कॉलम में लिखी हुई है। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जमा लिया, अरेंज कर लिया और उनकी हमने ग्रुप्स भी बना लिए। अब तो ये डाटा जो है ग्रुप हो गया। अब कैसे निकालेंगे? चलिए चलते। इस डाटा के लिए अब हम कैसे निकालेंगे? Now if we take the example of this table 3, जो कि डाटा था 100 प्लांट्स का, और हमने उसको अगर हम उसी से करना चाहें, देखिए आप 100 प्लांट्स का जो डाटा है कितना वेरिएशन है उसमें, तो क्या आप उसमें मोड निकाल सकते हैं? कोई सिंगल वैल्यू ऐसी निकाल सकते हैं जहाँ पर डेटा आपको हैविली कंसंट्रेटेड लग रहा हो? नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो बहुत मुश्किल जाएगी, बहुत दिक्कत जाएगी।
तो इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मोड कब निकाला जा सकता है, when the same data are grouped in class intervals। हम तब जरूर निकाल सकते हैं जब हम इसको ग्रुप कर लें, क्लास इंटरवल्स बना लें। तो यही चीज किसने की है, जो मैंने अभी टेबल 4 आपको बताई, जिसमें हमने डाटा को ग्रुप कर लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी जान ली। अब आप देखिए वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एकदम स्पष्ट लग रहा है कि मोड इज लाइंग इन दी ग्रुप which is starting from 72 and ending in 79.9। इसका मतलब जो 70 से 79.9 तक वाला ग्रुप है उसमें ही मोड लाई करता है, ये बिल्कुल पता चल जा रहा है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल को देखने से। अब इसमें क्या किया जाता है, आप याद करिए पिछला, तो जब हम ग्रुप इंटरवल लेते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव क्लास का कौन बताया जाता है, उसकी मिड वैल्यू बताई जाती है। तो इस क्लास की मिड वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी, है ना। इसमें आप थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो मीन वाला है उसमें कैसे हम मिड वैल्यू निकालते हैं वो पूरी प्रोसेस समझाई गई है, उसको पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसी फार्मूला के अनुसार मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 75। अब एक दिक्कत फिर है इसके साथ, किसके साथ, मोड के साथ, कि यूजुअली द मिड वैल्यू इज नॉट ए बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मोड बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इन द क्लासेस preceding and following the model class as a rule are not equal, है ना। अगर आप ये लेंगे, मिड वैल्यू लेंगे, हम यूज करते हैं इसको, लेकिन आगे की जब और इसकी अपन बारीकी में जाते हैं तो ये देखा गया है कि मिड वैल्यू भी मोड का कोई बेस्ट एस्टिमेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास माने उसके एक क्लास पहले और फॉलोइंग क्लास माने उसके एक क्लास बाद में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वही वैल्यू आए, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी the probable concentration, therefore the probable concentration point within the model class is computed using following expression। इस चीज को सुलझाने के लिए क्या किया गया है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, मोड का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से हम इस चीज को सुलझा सकते हैं और उसी को यूज करते हुए हम ग्रुप डाटा के लिए मोड निकाल। तो एक्सप्रेशन क्या है, फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, वेयर व्हाट इज Li, वेयर Li is the lower limit of the class, delta 1 is the difference between the frequency of the model class and the frequency of the preceding class, delta 2 is the difference between the frequency of model class and the frequency of following class, where the signs they are neglected, पॉजिटिव और माइनस साइन, प्लस माइनस साइन अगर होते हैं तो उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड आई रिप्रेजेंट फॉर द इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। इस फार्मूला में अब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, करके देखते हैं। तो वही वाली जो हमारी टेबल थी, कौन सी, 100 वीट प्लांट्स वाली, उसको हमने अरेंज कर लिया था टेबल नंबर 4 में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। मॉडल क्लास हमारा निकल आया था 70 से 79.9 में था, ये हमने निकाल लिया था। तो अब हम इस फार्मूले में उसको रखेंगे, और वो ग्रुप कौन सा था, 70 से 79.9 वाला फिफ्थ ग्रुप था। तो अब सॉल्व करते हैं, इसमें रख देते हैं फार्मूले में सारी वैल्यूज को, तो मोड निकल आएगा। So now if we solve the data in the table 4, then the model class becomes the fifth group। तो फिफ्थ ग्रुप की लोअर लिमिट क्या है, 70 है, हायर लिमिट क्या है, 79.9 है, या जिसको हम अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो अब फार्मूला में रखते जाइए। तो रखा हमने, तो सबसे पहले L1 रखा, दैट वाज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो कितनी थी, 70 प्लस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्रीसीडिंग इट, तो वो रख दिया हमने 33, फिर सक्सीडिंग वाले का रख दिया 26, और उसके बाद फिर नीचे भी वही वैल्यू रख दी, और जो ग्रुप इंटरवल था 9.9 था वो हमने रख दिया। 70 से 79.9 है ना, तो हर जगह इंटरवल कितने का है, 9.9 का है, तो उस तरह से रखा। ये सब सॉल्यूशन किया हुआ है, नीचे ये सब करकुरा के आता है, 70 प्लस 7 अपॉन 7 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 9, देन इट कम्स टू 70 प्लस 7 upon 24 multiplied by 9.9,
this actually comes to 70 plus 2.89, and that is equal to 72.89. Hence the modal value for the height of the 100 plants comes to 72.89 centimeters. इसका मतलब वो जो 100 प्लांट थे उनके लिए बोर्ड की वैल्यू कितनी आई, 72.82 आ गई। अब कुछ और इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, वो ये कि when the frequency in the class which immediately precede and follow the modal class are equal, the mode becomes equal to the mid value of the modal class. सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए अपन ने L1 प्लस L2 या L1 माइनस L1 L2 किया था ना, तो अगर प्रेसिड माने जो मॉडल क्लास है उससे एक क्लास पीछे, माने उसके पीछे वाले क्लास की और उसके आगे वाले क्लास की अगर फ्रीक्वेंसी एक से आती है, बराबर आती है, तो फिर हमको मोड की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, जो मिड वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास है वही उसका मोड कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी ग्रुप डाटा के लिए सिर्फ। अब दूसरी बात क्या है, when the frequencies are unequal, अगर दोनों अनइक्वल है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास, माने मॉडल क्लास से एक आगे और एक पीछे, माने उसके आगे वाला क्लास और पीछे वाले क्लास की अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, अनइक्वल है, then the modal value would be either less than or greater than the mid value of the class। तो उस समय मॉडल वैल्यू क्या होती है, जो मिड वैल्यू होती है मॉडल क्लास की उससे या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। तो ये जो है कुछ और इंफॉर्मेशन है, या अगर हम इसको मैथमेटिकली बोलें तो ये जिसको अपन कॉरलरी बोलते हैं ना, वो है कि थोड़ी सी उपप्रमेय जैसी बातें निकल के आती हैं, वो इसमें निकल रहा है। ये एक निचोड़ भी, एक सारांश या एक इंटरप्रिटेशन कहना चाहिए, वो इस मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चलते हैं। तो इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ गुण हैं। वो क्या है, इट अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, एकदम दिख रहा है, निकाल देता है एक्सट्रीमिटीज की, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड ऑफन इट कैन बी असर्टेन्ड बाय मियर इंस्पेक्शन, सिर्फ आप देखने मात्र से भी इसको निकाल सकते हैं। ओनली द वैल्यूज अकरिंग विद हाई फ्रीक्वेंसीज आर टू बी नोन फॉर डिटरमिनेशन, क्योंकि डेटा हेविली कंसंट्रेटेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है इसमें, तो जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है वहां पे डाटा निकल आएगा। तो एक अंदाज से जब हम करते रहते हैं तो बहुत जल्दी से डिटरमाइन हो जाता है। इट रेफर्स टू ए मेजरमेंट विच इज मोस्ट यूजुअल, ज्यादातर यूजुअल मेजरमेंट्स के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। एंड बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में गिव ए गुड इंडिकेशन ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। ये जब आप पॉपुलेशन डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं या पॉपुलेशन इकोलॉजी में जब आप डाटा लेते हैं, तब जब बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आते हैं, जब आप और आगे पढ़ेंगे तो इसके डिटेल्स में जाएंगे, तो तब वो पॉपुलेशन होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है। तो आप स्टैटिस्टिकली जब उसको एनालाइज करते हैं, तो अगर बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो उससे हमको इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है कि इट इंडिकेट्स द हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन। उसकी इस हेट्रोजेनिटी माने पॉपुलेशन कैसी है, विषमांग है, उसकी विषमांगता का, उसके समान रूप से न होने का एक अंदाज जो है, एक इंडिकेशन जो है, एक क्या बोलूं उसको, इंडिकेशन, एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन या उस और रुझान जो है वो हमको मिल जाता है इससे। ये इसके लिए बहुत खास बात है। डिमेरिट्स में, इसके दोष में आता है कि इट इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड इज रेयरली यूज्ड फॉर हायर लाइफ साइंस रिसर्चेस। हम लोग जो बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं, जो लाइफ साइंसेस में आती हैं, इन ब्रांचेस में आप देखिए लाइफ साइंसेस में वी रेयरली यूज दिस मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मोड को हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है ज्यादातर मीन से बहुत चल जाता है। और मीन इज ए वेरी गुड मेथड, और यू कैन से वेरी गुड इंडाइस or the measure to be used in biological researches, and then we use standard deviation and standard error, और उससे फिर हमारा बहुत अच्छा इंटरप्रेशन निकल आता है। तो बोर्ड बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए बहुत कम यूज किया जाता है।
दूसरी बात इसके साथ एक ये भी है कि अरिथमेटिक एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया जा सकता मोड का। ये देखिए जब हम सॉल्व कर रहे थे तब भी ये बात आई थी। कभी कभी ये बहुत अनिश्चित होता है, इट इज वेरी इनडेफिनिट समटाइम्स, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। देन इट बिकम्स डिफिकल्ट इन मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बहुत सारे मोड हो किसी सीरीज में, इतना लार्ज डाटा है कि उसमें डाटा हैविली कंसंट्रेटेड कई बार हो रहा है और कई जगह हो रहा है, तो उसमें बहुत मल्टी मॉडल सीरीज हो गई ना वो। तो मल्टी मॉडल सीरीज अगर हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मल्टी मॉडल है, मीन्स इट हैज मोर देन 3, 4, 5, 6 मोड्स, then it becomes very difficult to interpret it. So it can also be seen, and we have already seen in these solved examples, that it is not based on all the observation of the series. सारी ऑब्जर्वेशन की जो सीरीज की हैं उन पे बेस्ड नहीं है। ये दिखता है जब हम करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व, तो एकदम समझ में आ जाता है, तो ये भी इसका दोष है। So this is all about the measures of central tendency part 2, that was the measures of location. So thank you very much, and I suppose you are staying home and you are staying very safe, and do your studies very well and do labor and learn in this long period. Thank you.